आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से कविता है। आज हम लोग इसके पहले पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी कविता में जितने भी शब्द आए होते हैं, अगर इनका सरल अर्थ आपको मालूम हो जाए तो आप इसकी व्याख्या कर ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि सभी शब्दों का सरल अर्थ मालूम हो जाए तो केवल एक बार आप किसी से भी कविता के अर्थ को, व्याख्या को सुन लीजिए, फिर उसके बाद वो आपको भूलेगा नहीं, आप कर ले जाएंगे। ठीक है। और मेरी भी व्याख्या आपको तभी समझ में आएगी जब इन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम हो जाए। क्योंकि जब मैं व्याख्या बताता हूँ तो उस समय मैं अर्थ नहीं बताता हूँ, सीधे सीधे व्याख्या बताता हूँ। तो पहले यदि आपको मैंने अर्थ बताया है सरल वाला तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ को देख लेते हैं। तदनंतर, तदनंतर मतलब इसके बाद या इसके पश्चात, इसके बाद या इसके पश्चात। बैठी मतलब बैठाई गई या आयोजित की गई, बैठाई गई या आयोजित की गई। सभा सरल है, ऐसे ही रहेगा। उटज माने होता है कुटिया। श्री रामचंद्र जी पत्तियों की कुटिया, घास फूस की कुटिया बना के जंगल में रह रहे हैं, तो उसी के लिए आया है उटज माने कुटिया। के सरल है, ऐसे ही रहेगा। आगे, आगे माने सामने, आगे माने सामने। नीले, यहाँ पे नीले का मतलब है नीला जो आकाश है, नीला आकाश या नीला आसमान, उसके लिए आया। ठीक है। वितान माने होता है मंडप या तंबू, मंडप या तंबू। ठीक है। के सरल है, ऐसे ही रहेगा। तले मतलब नीचे, तले मतलब नीचे। दीप मतलब होता है दीपक, जो दिया होता है, दीपक होता है, उसी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो दीप का मतलब है वो है तारे रूपी दीपक, तारे रूपी दीपक। ठीक है। बहु माने बहुत से, बहु माने बहुत से। जागे मतलब जगमगा उठे, जागे मतलब जगमगा उठे। ठीक है। टकटकी मतलब एकटक, टकटकी मतलब एकटक देखना किसी चीज़ को। ठीक है। लगाए मतलब लगाकर, लगाए मतलब लगाकर। नयन माने होता है आँख या नेत्र, आँख या नेत्र, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। सुरों के, सुरों के मतलब देवताओं के। थे वे ऐसे ही रहने दीजिए। यदि इनकी ज़रूरत पड़ी तो व्याख्या में ले लेंगे और यदि ज़रूरत नहीं पड़ी तो छोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्याख्या करते समय हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है। परिणामोत्सुक यानी कि परिणाम जानने के लिए उत्सुक, परिणामोत्सुक मतलब परिणाम को जानने के लिए उत्सुक। उन, देखिए उन का मतलब यहाँ पे है उन सभा में जो भी निर्णय होने वाले हैं उसकी बात हो रही है, कि उस सभा में जो भी निर्णय हो रहे हैं। ठीक है। भयातुरों मतलब भय से व्याकुल या डरे हुए, भयातुरों मतलब भय से व्याकुल या डरे हुए। के थे वे, के थे वे का मतलब देखिए ऊपर भी आया, यहाँ भी आया है, तो ये के थे वे का मतलब जो देवता हैं उनके लिए आया है, जो देवतागण हैं। ठीक है। उत्फुल्ल माने विकसित या खिली हुई, उत्फुल्ल माने विकसित या खिली हुई। करौंदी, करौंदी कुंज, देखिए करौंदी कुंज का मतलब होता है करौंदी का बगीचा। करौंदी एक जंगली झाड़ी है जिसके फूल बहुत महकते हैं, तो करौंदी कुंज मतलब करौंदे का बगीचा। ठीक है। वायु माने हवा, वायु माने हवा। रह रहकर सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए, रह रहकर। ठीक है, सरल है। करती थी, ये भी सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए। सबको मतलब सभी को, सबको मतलब सभी को। पुलक माने प्रसन्न करना, पुलक माने प्रसन्न करना। पूर्ण मतलब पूरी तरह से, पूर्ण मतलब पूरी तरह से। मह महकर मतलब कि महक महक कर या महका करके, मह महकर मतलब महक महक करके या सुगंधित कर करके, जैसा भी आपको अच्छा लगे बैठा लीजिए अपने वाक्य में। ठीक है।
वह ऐसे ही रहने दीजिए, पंचवटी के लिए आया है। वह चंद्रलोक था। देखिए चंद्रलोक था का मतलब चंद्रलोक के समान था। कहाँ ऐसे रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ। चांदनी, चांदनी मतलब जो चांदनी की किरण होती है, जो चांदनी होती है। वैसी मतलब उस प्रकार, वैसी मतलब उस प्रकार। प्रभु बोले सरल है, ऐसे ही रहेगा। गिरा माने वाणी होता है, गिरा माने वाणी। गंभीर सरल है, ऐसे रहेगा गंभीर। नीर निधि माने सागर, समुद्र जिसको कहते हैं सागर, ठीक है। जैसी ऐसे रहने दीजिए, या समान, जैसी मतलब समान भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे नीर निधि, जैसी मतलब समुद्र के समान, सागर के समान, है ना। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आपको पता है कि प्रसंग हम लोग जो व्याख्या की मुख्य बात होती है उसी को प्रसंग बना लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी में आयोजित सभा और उस समय पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का बहुत ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं भरत, माता कैकेयी, ऋषि मुनि और अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी को वन से अयोध्या वापस लौटाने के लिए पंचवटी में पहुंच जाते हैं। अब आ जाइए पद्यांश पर। पहुंच जाते हैं। इसके बाद रात्रि में श्री रामचंद्र जी की कुटिया के सामने सभा बैठाई जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो, इतना अपने जोड़ लीजिए, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे बहुत सारे तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे वे सभी देवतागण अपनी आँखों से टकटकी लगाए हुए उस सभा को देख रहे थे। अपने जोड़िए, उस सभा को देख रहे थे और परिणाम को लेकर उत्सुक थे। साथ ही, अपने जोड़िए, साथ ही वे सभी देवतागण उस सभा में होने वाले निर्णय को लेकर भयभीत थे। थोड़ा सा फिर अपने से जोड़ के लिखिए कि कहीं श्री रामचंद्र जी भरत के आगमन का अलग अर्थ निकाल कर कोई कठोर निर्णय ना ले लें। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे खिले हुए करौंदे के बगीचे से रह रह कर
आने वाली वायु वातावरण को महकाकर सभी को पूर्ण रूप से पुलकित अर्थात प्रसन्न कर रही थी। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और लिखेंगे उस समय, इतना आपने जोड़ लीजिए, उस समय वह पंचवटी चंद्रलोक के समान दिखाई दे रही थी, अर्थात चारों तरफ चंद्रलोक के समान चांदनी फैली हुई थी। जिसे देखकर, अपने जोड़िए, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि वैसी चांदनी अन्यत्र कहीं देखना दुर्लभ है। ठीक है, फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी सागर के समान गंभीर वाणी में बोले। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब वो क्या बोले इसके अगले पद्यांश में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो शांत रस है। यदि छंद की बात की जाए तो ये मालिनी छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें उपमा, रूपक, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, ये 4 अलंकार आए हैं। कहाँ पर आए हैं, आप कैसे इसको पहचानेंगे, चलिए मैं आपको पद्यांश पर सिखाता हूँ। तो देखिए, यदि आपको यहाँ की व्याख्या याद हो तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था नीले आकाश रूपी मंडप या नीले आसमान रूपी मंडप। तो रूपी मंडप, देखिए रूपी शब्द आ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और जब यहाँ पर मैंने आपको व्याख्या बताई थी तो मैंने बताया था तारे रूपी दीपक, तारे रूपी दीपक। तो यहाँ भी रूपी शब्द आ रहा है यहाँ पर, इससे हमको पता चलता है कि रूपक अलंकार है। ठीक है, अब देखिए, जब यहाँ की व्याख्या मैंने बताई थी तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो पंचवटी है वो चंद्रलोक के समान सुंदर दिखाई पड़ रही थी। तो चंद्रलोक के समान, ये समान शब्द आया, ध्यान दीजिएगा। और जब यहाँ पर मैंने आपको व्याख्या बताई थी तो मैंने बताया था कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं वो सागर के समान गंभीर वाणी में बोले। तो सागर के समान, यहाँ भी समान आ रहा है, तो यहाँ पर और यहाँ पर हमको उपमा अलंकार दिखाई पड़ रहा है। चलिए तीसरा अलंकार देखते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए पुलक और पूर्ण में प और प की पुनरावृत्ति है। यहाँ पर देखिए म और म वर्ण की पुनरावृत्ति है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आप ढूंढेंगे तो और भी लाइन में अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए गिरा गंभीर में ग और ग वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला अलंकार देखते हैं, चौथा। देखिए यहाँ पर के थे वे रह रह कर मह मह, यहाँ रह रह मह मह। तो जहाँ भी एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी एक ही हो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो ये जो शब्द 2 बार आए हैं इन सब का अर्थ एक ही है, तो यहाँ पर हमको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग भाषा की बात करें तो इस पद्यांश में परिष्कृत खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली इसकी प्रबंधात्मक है, गुण इसमें प्रसाद है और शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना देख लेते हैं कि प्रश्न आखिर आपके बोर्ड के पेपर में आता कैसे है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से आएगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे
जिनका कि उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये वो जो आपके पेपर में प्रश्न आएंगे ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य सबको अच्छी तरीके से समझ लिया है तो कहीं से भी कोई प्रश्न आए आप उसका उत्तर बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ता हूँ और आपको पद्यांश पर ले चल के आपको उत्तर ढूंढना सिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप पहला प्रश्न पढ़िए। पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो चलिए पद्यांश पर चलते हैं और इसको खोजने का प्रयास करते हैं। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से जब लेकर के मैंने यहाँ तक की जो व्याख्या बताई थी, यहाँ पर मैंने आपको पंचवटी की सुंदरता का ही वर्णन बताया है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे देखिए, ध्यान से सुनिए। बस आप उत्तर को ढूंढ करके वाक्य बना के लिखना सीख लीजिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लिखेंगे प्रश्न को, एक बार प्रश्न की शब्दावली फिर से देख लीजिए, फिर उत्तर लिखते हैं। पंचवटी के प्राकृतिक, यहाँ पे है पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का। ठीक है, तो इतना हम लोगों को प्रश्न से लेना है, फिर आगे लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। आप लिखेंगे पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, खिले हुए करौंदे के बगीचे से रह रह कर आने वाली वायु वातावरण को महकाकर सभी को पूर्ण रूप से पुलकित अर्थात प्रसन्न कर रही थी। और उस समय वह पंचवटी चंद्रलोक के समान दिखाई दे रही थी, अर्थात चंद्रलोक के समान वहाँ पर चांदनी बिखरी हुई थी। वैसी चांदनी अन्यत्र कहीं देखना दुर्लभ है। ठीक है, और आपका जो प्राकृतिक वर्णन वाला था वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पुलक पूर्ण महमहकर में कौन सा अलंकार है। तो देखिए मैंने बताया है, आप लिखेंगे कैसे वो सुन लीजिए। देखिए आप इस पूरी लाइन को जैसे है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इतना उतारने के बाद आप लिखेंगे उपर्युक्त पंक्ति में प और म की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो जब ऐसे प्रश्न आए तो इसका उत्तर आपको संदर्भ से मिल जाता है। तो आप लिखेंगे कैसे, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप है और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवतागण भयभीत क्यों थे। तो चलिए पद्यांश पर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसका उत्तर आपको कहाँ बताया था। तो देखिए यदि आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर जब व्याख्या इस लाइन की थी, इस 2 लाइन की, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से सुनिए, आपको यहीं पर उत्तर मिलेगा। तो आप लिखेंगे, प्रश्न की शब्दावली को जरूर एक बार देख लिया करिए, क्योंकि पहले शुरू से वहीं से हमको थोड़ा लेना पड़ता है। तो प्रश्न है, देवतागण भयभीत क्यों थे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे देवतागण भयभीत इसलिए थे कि उन्हें लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि श्री रामचंद्र जी भरत के आगमन का कोई और अर्थ निकाल कर कोई कठोर निर्णय ना ले लें, अर्थात वो कहीं अयोध्या लौट के ना चले जाएं, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैंने तो पूरे पद्यांश की व्याख्या आपको बताई है, तो जहाँ पर रेखांकित अंश रहेगा उतने की व्याख्या आपको करनी है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 2 लाइन ऐसी है,
जहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। देखिए ये लाइन कहीं भी खींची जा सकती है, कहीं भी खींची जा सकती है, ये पेपर बनाने वाले के मूड पर होता है। तो आपको पूरी व्याख्या और काव्य सौंदर्य अच्छे से तैयार करना है ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर लिख लें। तो देखिए इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, आप उत्तर लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और शुरू में पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में, पद्यांश मत लिखिएगा बल्कि लिखिएगा कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं। इतना लिखने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर जो भी व्याख्या बताई थी आप उसको लिख देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।